स्वतंत्रता संग्राम की बलि बेदी पर आज़ादी के अनगिनत दीवानों ने अपने प्राण तक न्यौछावर किए। कई महिलाओं के सुहाग उजड़े, कई माँ की गोदें सूनी हो गई, कई बहनों से उसके भाई की वो कलाई छिन गई जिन पर वो राखी बांधती आई थी। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हो गया। लेकिन देश का बंटवारा भी हो चुका था, मजहब के आधार पर बंटवारा। भारत से कटकर एक नया मुल्क पाकिस्तान बन चुका था। भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है। भारत के हिस्से वाले इलाकों में 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान वाले हिस्से का भी था। इन देसी रियासतों का विलय नए नए आज़ाद हुए देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। कुछ रियासतें ऐसी थी जहां शासक मुस्लिम था, मगर ज़्यादातर आबादी हिंदू और वहां के शासक पाकिस्तान में विलय चाहते थे। जम्मू कश्मीर का मसला इससे उलट था। ज़्यादातर आज़ादी मुस्लिम, मगर महाराजा हिंदू। शुरुआत में महाराजा विलय के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक अलग देश बने। लेकिन तब की जवाहरलाल नेहरू सरकार ने और खासकर की तत्काल गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों का विलय कराया, समझा बुझाकर, मान मनोबल से और ज़रूरत पड़ने पर सख्ती दिखाकर। तिनका तिनका जोड़कर जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, वैसे ही एक एक रियासत जोड़कर आधुनिक भारत की नींव रखी गई। आइए एक नज़र डालते हैं कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर, मणिपुर, जूनागढ़, भोपाल, जोधपुर जैसे कुछ प्रमुख देसी रियासतों के भारत में विलय पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स पर आज़ादी स्पेशल। देसी रियासतों के विलय की बात हो और जम्मू कश्मीर के विलय की कहानी के बिना ये सब अधूरी है। रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह थे। आज़ादी के वक्त वो तय ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। उनके सामने भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प था। विलय को लेकर उनकी भारत के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन महाराजा असमंजस में थे। वो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे। इसी बीच अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों से जम्मू कश्मीर पर हमला करा दिया। हमले में पाकिस्तानी फौज भी शामिल रही। पाकिस्तानी हमले से महाराजा के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तत्काल भारत से मदद की भीख मांगी। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में बिना शर्त विलय के समझौते पर दस्तखत किए। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी फौज को खदेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने भारत ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया, जिस वजह से जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। कश्मीर के अलावा हैदराबाद का मामला भी बड़ा ही दिलचस्प है और संगीन भी। वहाँ के निजाम राष्ट्रमंडल का सदस्य रहते हुए हैदराबाद को एक अलग देश के तौर पर देखना चाहते थे। निजाम उस वक्त भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। हैदराबाद की अपनी अलग सेना, रेलवे और डाक तार विभाग भी था। निजाम ने रजाकारों की निजी मिलिशिया यानी कि एक प्राइवेट आर्मी भी रखी हुई थी, जिसका मुखिया कासिम राजवी था। रियासत की 85% आबादी हिंदू थी और शासक मुस्लिम। ज़्यादातर लोग भारत में विलय के पक्ष में थे, लेकिन निजाम के दिल में कुछ और ही चल रहा था। निजाम मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क में थे। वो गोवा में बंदरगाह बनाने को लेकर पुर्तगाल के साथ भी बातचीत कर रहे थे। मकसद वहाँ नौसैनिक अड्डा बनाने का था। निजाम ने भारत में विलय से इनकार कर दिया। सितंबर 1947 में निजाम और भारत सरकार में 1 साल तक यथास्थिति बनाए रखने का समझौता हुआ। भौगोलिक समीकरण हैदराबाद के पक्ष में नहीं था। चारों तरफ भारत और बीच में हैदराबाद के रूप में स्वतंत्र देश कतई व्यवहारिक नहीं था, लेकिन भारत संयम के साथ यथास्थिति बरकरार रखते हुए वेट एंड वॉच की मुद्रा में था। वहीं दूसरी तरफ
निज़ाम की निजी मिलिशिया यानी कि रजाकारों ने पूरी रियासत में तांडव मचाना शुरू कर दिया। गैर मुस्लिमों पर हमले, लूटपाट और अत्याचार होने लगे। वो लोग ट्रेनों को रोककर गैर मुसलमान यात्रियों पर हमले कर रहे थे। 22 मई 1948 को रजाकारों ने गंगापुर स्टेशन पर ट्रेन में सफ़र कर रहे हिंदू यात्रियों पर हमला किया। उनकी इस करतूतों से पूरे भारत में आम जनमानस काफ़ी उद्वेलित हुआ। भारत सरकार पर भी सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ने लगा। सरदार पटेल का धैर्य भी जवाब दे गया। आखिरकार उन्होंने सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना। 13 सितंबर 1948 को भारत ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। 5 दिन के अंदर निजाम की हेकड़ी खत्म हो गई और 17 सितंबर को निजाम और उसकी सेना ने सरेंडर कर दिया। रजाकारों पर बैन लगा। 23 सितंबर को निजाम ने हैदराबाद के भारत में विलय का ऐलान कर दिया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हैदराबाद के निजाम एयरपोर्ट पर सरदार पटेल का स्वागत करने पहुंचे हैं। आज़ादी के बाद हिंदू बहुल जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। इस देसी रियासत की सीमा पाकिस्तान से लगती भी नहीं थी। जूनागढ़ के नवाब की इस चालबाजी से भारत नाखुश था। उसे डर था कि अगर जूनागढ़ पाकिस्तान में गया तो रियासत में उथल पुथल मच जाएगी, सांप्रदायिक हिंसा और ज़्यादा भड़क जाएगी। समझाने के बाद भी जब जूनागढ़ के नवाब अपने रुख पर अड़े रहे तो सरकार ने जूनागढ़ रियासत के तहत आने वाले 2 छोटे छोटे राज्यों को अपने में मिला लिया। जूनागढ़ रियासत की सप्लाई लाइन काटकर चारों तरफ से सेना लगा दी गई। बॉम्बे में जूनागढ़ की एक अंतरिम सरकार भी गठित की गई। दबाव बढ़ने के बाद नवाब कराची भाग गए और जूनागढ़ के भारत में मिलने का रास्ता साफ हो गया। फरवरी 1948 में बाकायदा जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने भारत को चुना। भोपाल रियासत भी हिंदू बहुल थी, ज़्यादातर हिंदू और शासक मुस्लिम। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला ने कहा कि उनकी रियासत अलग देश के रूप में होगी। वो ऐसी रियासतों को मिलाकर एक अलग देश बनाना चाहते थे जो ना भारत में शामिल होना चाहती थी और ना ही पाकिस्तान में। नवाब हमीदुल्ला बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी यानी टाइगर पटौदी के सगे नाना थे। नवाब ने योजना के तहत 1948 में पाकिस्तान के कराची में बैंक ऑफ भोपाल की एक ब्रांच खुलवाई और यहाँ का सारा पैसा वहाँ भेज दिया। दिसंबर 1948 में नवाब हमीदुल्ला के खिलाफ रियासत में जन आंदोलन शुरू हुआ। नवाब ने उसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की और कई आंदोलनकारियों को क्रूरता से मार डाला गया। इसके बाद आखिरकार सरदार पटेल को दखल देना पड़ा। उन्होंने वीपी मेनन को दूत बनाकर भोपाल भेजा। तब जाकर जून 1949 को भोपाल का भारत में विलय हुआ। नवाब हमीदुल्ला इंग्लैंड चले गए। उनकी बड़ी बेटी अबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई। छोटी बेटी साजिदा पटौदी खानदान की बहू थी। 1946 आते आते ये साफ हो चुका था कि भारत ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं रहेगा। उस वक्त त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी इस बात पर अड़ गए कि अंग्रेजों के जाने के बाद उनका राज्य स्वतंत्र रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि त्रावणकोर के राजा थिरुनल बलराम वर्मा एक अलग देश के पक्ष में हैं। ये रियासत खनिज संपदा के मामले में समृद्ध था। मोहम्मद अली जिन्ना खुलकर त्रावणकोर के दीवान के समर्थक में आ गए थे, जिससे उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। जिन्ना दक्षिण भारत में एक अलग देश की कल्पना करके खुश हो रहे थे। दीवान जिन्ना के बहकावे में आ गए थे। उधर त्रावणकोर की प्रजा ने उनके रुख को लेकर उनके अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। जगह जगह सीपी अय्यर के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जुलाई 1947 में उन पर जानलेवा हमला भी हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए। ये किसी ने सच ही कहा है कि भय बिनु होए न प्रीत। इसके बाद त्रावणकोर के राजा का दिल बदला और 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत का हिस्सा बन गया। आज़ादी के बाद जोधपुर रियासत के राजा हनवंत सिंह पाकिस्तान के साथ तोलमोल की कोशिश कर रहे थे। रियासत की ज़्यादातर आबादी हिंदू थी और राजा भी हिंदू था।
लेकिन राजा मौके को भुनाने के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। जिन्ना ने उन्हें कराची के बंदरगाह पर पूर्ण नियंत्रण का लालच दिया था, इसलिए उनका दिल डोल रहा था। मौके की नज़ाकत को भांपते हुए सरदार पटेल ने दखल दी। उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया और समझाया कि क्यों उन्हें भारत में रहना चाहिए और रियासत की प्रजा के लिए फ़ायदेमंद ये कैसे है। अच्छी बात ये रही कि राजा हनुमंत सिंह शुरुआती आनाकानी के बाद भारत में विलय को राजी हो गए। इस तरह जोधपुर रियासत का भी भारत में विलय हो गया। भारत जब आज़ाद हुआ तब मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत थी। हालांकि बाद में मणिपुर के महाराजा ने 1949 में अपनी रियासत का भारत में विलय करने का फैसला किया था। इस तरह मणिपुर भारत का हिस्सा बना। आजकल मणिपुर चर्चा में है, लेकिन गलत वजहों से। पूर्वोत्तर का ये सूबा पिछले 3 महीने से ज़्यादा वक्त से हिंसा की चपेट में है। जातीय हिंसा में अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये थी वो रियासतें जिनका देश की आज़ादी के बाद भारत में विलय कराया गया। इन सभी रियासतों में किसकी कहानी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस बार आप किस तरह से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।